नमस्कार मित्रों, एक बार आप लोगों का एजुकेशनल ट्रैक में फिर से स्वागत है। आज हम लोग NCERT साइंस क्लास 6 पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा चैप्टर होगा भोजन के घटक। भोजन के घटक में हम लोगों ने कल सीखा था भोजन जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। आज हम लोग सीखेंगे इनके घटक। अध्याय 1 में हमने खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, और भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। आज हम लोग सीखेंगे एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल तथा बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। तो इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली, सब्जियां हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं। क्रियाकलाप देखिएगा आप लोग। क्रियाकलाप फर्स्ट में है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से कम एक व्यंजन होता है, और दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। आइए आगे देखते हैं। दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सरणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सरणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सरणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में हमें उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की खाद्य सामग्री यानी कच्ची सामग्री में से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे शरीर में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षण को सरणी 2.2 में लिखें। आगे देखिए। इन परीक्षणों को करने के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नली तथा एक ड्रापर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर रखें। इन परीक्षण से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या किसी अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधियों से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थ की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है भोजन के घटक। आइए भोजन के घटक देखते हैं।
तो भोजन के घटक में देखेंगे क्या करना होता है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, अगर हमें आयोडीन का तनु विलयन बनाना है तो इसके लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए, तो यहाँ से आयोडीन का तनु विलयन मिल जाएगा। दूसरा है, अगर हमें कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अगला है, अगर हमें 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। हाँ, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मांड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 देखिएगा, मंड के लिए परीक्षण। तो परीक्षण के खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए और इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है, यानी हमें इस परीक्षण से पता हुआ कि इस खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है या नहीं। आगे देखिएगा, ये है आपके सामने मंड के लिए परीक्षण। अगला देखते हैं, तो इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। ये सारणी 2.2 है, परीक्षण कीजिए और यहाँ पर लिखिए कि किस तत्व में आप लोग परीक्षण कीजिए और बताइए कि कहाँ पर किस खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है, किसमें प्रोटीन है और किसमें वसा है। जैसे कच्चा आलू में मंड उपस्थित है, दूध में प्रोटीन उपस्थित है और मूंगफली में वसा उपस्थित है। इसी प्रकार आप और भी चेक कीजिए और इसको बताइए। आइए प्रोटीन के लिए परीक्षण देखते हैं कि प्रोटीन के परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए और जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसको पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। तो चित्र 2.2 में लिखिएगा, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। अगर बैंगनी रंग का हो गया है तो इसमें प्रोटीन की उपस्थिति है, यानी इसमें प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटीन के बाद दोबारा देखेंगे वसा के लिए परीक्षण। तो वसा के लिए परीक्षण देखिए कैसे होता है। कोई खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज़ का जो टुकड़ा है वो फटने ना पाए। ठीक है, जब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है और खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी मात्रा हो सकती है। तो इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ें और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। तो आप लोगों को ये पता हो गया कि किसमें वसा है और किसमें प्रोटीन है, कैसे हमको परीक्षण करना है। तो ये परीक्षण क्या दर्शाता है कि क्या वसा, प्रोटीन तथा मांड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनको आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में से
में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवणों जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है? आइए अगला पॉइंट जो है वो 2.2 में लिखा हुआ है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा होती है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। चलिए आप लोग देखिए, कुछ खाद्य पदार्थ हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। देखिएगा किस किस में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। जैसे आप लोगों के सामने शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से आपके सामने ये हैं जो वो वसा के कुछ स्रोत हैं। वसा के स्रोत में कुछ पादप स्रोत हैं और कुछ जंतु स्रोत हैं। तो हम लोग पहले जंतु के स्रोत देखते हैं जिसमें वसा हमें मिलती है। तो मांस में वसा मिलती है, घी में वसा मिलती है, दूध में, मक्खन में, क्रीम में और अंडे में। ये सब क्या हैं? जंतु स्रोत हैं। और हम लोग पादप स्रोत देखते हैं। तो पादप स्रोत में देखेंगे एक बार, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, मूंगफली है, तिल है और गिरी है। इन सभी में क्या होते हैं? वसा होते हैं। आगे देखिएगा, तो आगे हम लोगों को कुछ प्रोटीन के स्रोत मिलेंगे। और प्रोटीन के स्रोत में भी कुछ पादप के स्रोत हैं और कुछ जंतु के स्रोत हैं। तो हमें मांस, मछली, पनीर, अंडे तथा दूध से हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन मिलते हैं। इसी प्रकार जो पादप पदार्थ हैं उनमें देखिएगा किन किन चीज़ों में हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। चना में है, मूंग में है, तुअर दाल में है, राजमा में है, सोयाबीन है और मटर है। इन सभी तत्वों में, इन सभी पदार्थों में, खाद्य पदार्थ जो हैं इनमें हमें क्या मिलता है? वसा मिलता है। इसी प्रकार विटामिन ए के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, उसको देखिएगा। आम है, आम में विटामिन ए मिलता है, दूध में है और मछली का तेल है, पपीता है, गाजर है। ये सभी विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। इसी प्रकार विटामिन बी के प्रमुख स्रोत जो हैं उसमें गेहूं है, चावल है, यकृत है। इनमें विटामिन बी पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे जो है वो विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं। विटामिन सी के स्रोत देखिए, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, यानी लगभग जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी के स्रोत अधिकतर मिलते हैं। तो आगे देखना है, कुछ और स्रोत दिए हुए हैं। विटामिन डी के स्रोत। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, मक्खन से मिलेगा और मछली से, अंडे से। इनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन है ये क्यों आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है।
इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करते हैं। हमारे शरीर की सहायता करती हैं। विभिन्न विटामिनों में भरपूर भोजन दिखाए गए हैं। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक ये चित्र देखिएगा। आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। ये आयोडीन के स्रोत हैं पालक है, अदरक है। फास्फोरस के कुछ मुख्य स्रोत जो हैं उनको देखिएगा। फास्फोरस के मुख्य स्रोत में आपके सामने ये चित्र बने हुए हैं। दूध है, केला है और ये दो पदार्थ हैं। इसी प्रकार लोहे के कुछ स्रोत हैं। लोहे जो हैं वो लगभग हरी पत्तीदार सब्जियों में मिलते हैं और कैल्शियम के स्रोत ये दो आपके सामने बने हुए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक हमारे शरीर में सूर्य की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है और इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती। अगर हम लोग सूर्य का प्रकाश में रहें तो विटामिन डी हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, लेकिन कौन रह पाता है। इसीलिए विटामिन डी की सभी के शरीर में कमियां होती हैं। आगे देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छी स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत निम्नलिखित दर्शाए गए हैं। आइए, अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में परीक्षण को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों में अधिक होती है, दूसरी पोषकों से अधिक होती है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आगे देखेंगे तो इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारीय रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रुक्षांश किसे कहते हैं तो हम लोग आहारीय रेशे को रुक्षांश भी कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश का पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू तथा ताज़े फल और सब्जियों से हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आगे देखते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 3। तो क्रियाकलाप नंबर 3 में देखेंगे कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। और क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपको घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है
तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है, इसको देखते हैं। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वह सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रोचांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ना ही अधिक किसी की अधिकता हो और ना ही किसी की अल्पता हो। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कर लीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। जैसे आप लोग देखिए कि दाल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, दाल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, या अंकुरित बीज जैसे मूंग या चना, और किंडवित भोजन जैसे दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली है, और आटे का मिश्रण हो, या केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनसे कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ लवण अलग हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को जो सब्जियां हैं उनका छिलका उतारने से पहले हम लोगों को धो लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और इसके बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? आगे देखते हैं। बोझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। ये कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था?
निसंदेह नहीं वो ठीक नहीं था। इतना अधिक वसायुक्त तो भोजन खाना हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन से वसा की मात्रा अत्यधिक क्या है, मोटापे का कारण बन सकता है। अगला पॉइंट है अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग क्या है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है और एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। आगे देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, उसका चेहरे पर सूजन हो जाता है, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित है तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में वह असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोगों अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती है। अगर हम लोग संतुलित आहार ले रहे हैं तो हमारे अंदर जो रोग होते हैं वह नहीं विकसित हो पाएंगे। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो आगे देखते हैं, आगे जो है वो लिखा हुआ है कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग। देखिए, अगर विटामिन ए है तो विटामिन ए की अगर कमी है हमारे शरीर के अंदर तो हमें जो है देखने में कमी आएगी, क्षीणता, दृष्टिहीनता रहेगी। और इसके लक्षण क्या हैं, कमज़ोर दृष्टि होगी, अंधेरे में हमें कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। अगला है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। इससे स्कर्वी रोग होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है तो इसमें स्कर्वी रोग होता है और इसके लक्षण जो है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। अगला है विटामिन डी। इससे रिकेटस बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, रिकेटस क्या है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। नेक्स्ट है कैल्शियम। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो अस्थियां और दंत क्षय हो जाएगा। और इसके लक्षण क्या हैं, कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो घेंघा होता है, जिसको गाइटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, घेंघे में गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना होता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। अगला है लोहा। अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी है तो अरक्तता हो जाएगा और इसमें कमजोरी हमें आती है। कुछ जो प्रमुख शब्द हैं उनको एक बार देख लें। संतुलित आहार देखिएगा, बेरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन, इन सभी का हम लोगों ने इस पूरे अध्याय में अध्ययन किया है। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो सही से देखे होंगे तो इसमें आप लोग समझेंगे। एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये है FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये लोगो किसका है, यानी FSSAI फसाई का जो है लोगो है। ये खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से
अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और हम लोग पूरा एक सीरीज चला रहे हैं NCERT का, तो आप लोग डेली देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।